जी हाँ, आज बातचीत करेंगे महंगाई की चुनौती पर, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इस पर एक रिपोर्ट आई है। तो कोरोना के दौरान अगर आपने गौर किया होगा तो बम्पर ग्रोथ हासिल कर चुके एफएमसीजी सेक्टर के लिए आगे की राह थोड़ी कठिन होती हुई दिख रही, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर है। कैंटार एक बड़ी रिसर्च कंपनी है जिसने अपनी एक एफएमसीजी पर रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि 2/3 लोग महंगाई की वजह से अपने घर का बजट थोड़ा सा श्रिंक कर रहे हैं। लोगों की ग्रॉसरी और रोज़मर्रा की चीज़ों में खर्च की कमी आ रही है। ख़ासतौर पर अगर आप व्हीट सेगमेंट को और फ्लोर सेगमेंट को देखेंगे तो वहाँ पे एक अलग तरीके की एक डायनेमिक्स और स्टोरी बनती हुई दिख रही है। तो क्या क्या नई चीज़ें निकल के आ रही हैं और कैसे एफएमसीजी सेक्टर को हम समझें, कैंटार की इस पूरी रिपोर्ट में ये बात लिखी गई है और उसी पर हम आज बातचीत करेंगे कि और आगे 2023 के लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैंटार के साउथ एशिया वर्ल्ड पैनल डिवीज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर के रामकृष्णन जी। रामकृष्णन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो इसमें कुछ अंदर के फैक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी बातचीत आपसे होनी चाहिए। सर, क्या ये जो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, आप बताइएगा कि ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको स्पेंडिंग का रिसर्च में जो निकल के आया एफएमसीजी का, वो क्या खास तौर पे निकल के आ रहा है, खास तौर पे जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड दिख रहा है आपको? नमस्कार नीरज जी। ये ट्रेंड्स जो है हम पिछले साल से देखना चाहिए, मतलब 22 से देखना चाहिए। 22 में फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो महंगाई, इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट जो था वो बहुत बड़ा था। वो पहले महसूस हुआ अर्बन में, मतलब शहर में। फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो अब गांव के एरिया, मतलब रूरल एरियाज में उसका इम्पैक्ट इतना नहीं था, क्योंकि दो कारण थे। पहली कारण ये था कि फसल बहुत अच्छा था, हार्वेस्ट बहुत अच्छा था। दूसरी बात ये था कि एक्सपोर्ट्स का, वीट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। इनके वजह से ग्राहक के पास कैश था रूरल एरियाज में, इसलिए इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं हुआ था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में अर्बन एरियाज में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन थोड़ा क्या क्या उसका आदत पड़ गई, थोड़ा सा ग्राहक को उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सीख गए हैं। लेकिन रूरल एरियाज में अभी अभी, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 22 या फर्स्ट हाफ ऑफ 23 में इन्फ्लेशन का असर पड़ रही है। इसके वजह से उनका स्पेंड्स जो है, एक्सपेंडिचर जो है, उसको मैनेज कर रहे हैं ऐसे वैसे करके। तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। राइट। रामकृष्ण सर, कुछ सेगमेंट्स हैं एफएमसीजी के जहां पे ग्रोथ नहीं आ रही है, या इनफैक्ट आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 0.54% की ग्रोथ देखने को मिली, और अगर उसको और डीप में जाके देखें तो एक्चुअली कम हुआ है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर हमें। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। पहले तो आप एक तरह के कैटेगरीज होते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर है नहीं तो भी चलेगा। ऐसे ऐसे कैटेगरीज होते हैं जैसे जूसेस है, सूप्स है। ऐसे कैटेगरी में कंज्यूमर ये कह रहा है कि महंगाई की वजह से वो लेना शायद बंद कर देंगे या कम कर देंगे। एक तरह की कैटेगरी है। दूसरी तरह की कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्टेपल्स, मतलब जैसे गेहूं है, जैसे ऑयल्स है, चावल है, ऐसे कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में फर्क कम है, लेकिन इसमें भी अभी फर्क इसलिए पड़ा है कि व्हीट, मतलब गेहूं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स गेहूं फ्री दे रहे, ग्राहक के लिए फ्री दे रहे। इसके वजह से आटा, पैकेज आटा लेने का हैबिट थोड़ा कम हो गया। सो इस वजह से आप टोटल एफएमसीजी बास्केट को आप देखें तो इसमें आटा का हिस्सा बहुत ज्यादा है। तो उसके वजह से जब आटा फ्री में, गेहूं फ्री में मिल रहा है तो एफएमसीजी का ड्रॉप उसके वजह से हो रहा है। तीसरी कैटेगरी हम बता सकते हैं होम हाइजीन, तो मतलब टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ऐसे कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में कोविड के टाइम में उनका यूसेज बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोगों के मन में एक थोड़ा डर था और सबको साफ रखने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहे थे। उसका ग्रोथ थोड़ा कम हुआ 22 में, और उसका वो अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, तो वैसे ही है। चौथा कैटेगरी हम इसको जिसको कह सकते हैं स्नैकिंग। स्नैकिंग जैसे बिस्किट्स, चिप्स वगैरह स्नैकिंग होते हैं। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, इसीलिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ स्नैकिंग कैटेगरी में। वो ग्रोथ जो था वो कंटिन्यू हुआ कोविड के बाद भी, वर्क फ्रॉम होम बंद होने के बाद भी उसका बहुत कुछ ग्रोथ रहा था। लेकिन अब लास्ट 3 मंथ्स में देखा जाए तो उसका ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है। फिर भी ग्रोथ है, मतलब आप 2019 या 2018 से कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। लेकिन जो ग्रोथ था कोविड पीरियड में उससे थोड़ा अभी कम है। कन्वीनियंस फूड जिसको कहते हैं, जो रेडी टू कुक है, वो सब मसाले वगैरह, इनका ऐसा है कि जब वर्क फ्रॉम होम कम हो जाता है, लोगों के पास टाइम कम है, ग्राहक के पास जब टाइम कम है तो कन्वीनियंस फूड्स का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है।
लास्ट कैटेगरी मैं बात करूंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स कोविड टाइम में बहुत जबरदस्त इफेक्ट हुआ। मतलब कोविड हुआ था समर में, जो पीक सीजन होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए। सो 2020 और 21 में बहुत कुछ डाउनफॉल हुआ सॉफ्ट ड्रिंक्स कैटेगरी में। वो 22 में रिकवर हुआ था, बहुत अच्छा सा रिकवरी हुआ था। लेकिन वो रिकवरी जो है अभी थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। ये लास्ट कैटेगरी है। सो ऐसे क्लासिफाई करके हम पता कर सकते हैं कि जो ग्रो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, ऐसा करके। तो यानी जब घर में थे तो पिज्ज़ा मंगा के खाते थे, इसलिए वीट का कंजम्पशन बहुत था, कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते थे, मूवीज़ बाहर जाके नहीं देखते थे लेकिन वैसे कंजम्पशन करते थे। अब वो ट्रेंड बदल रहा है, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक, मूवीज़, जूस, ईटिंग आउट, पर्सनल ग्रूमिंग में यूटेंसिल क्लीनर्स में हो सकता है, लेकिन जो बार बार हाथ में लगाते थे वो शायद अब नहीं होगा, यानी सैनिटाइज़र की बिक्री कम हो रही है। तो सर अब ये बताइए, पुष्पा 2 आने वाली, तो क्या कम देखेंगे लोग क्या? वो कंटेंट के ऊपर है। वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा जनरली लोग जब बाहर जाके मूवी देखना या बाहर जाके खाना खाना फैमिली के साथ, इसका थोड़ा कंज्यूमर का ओपिनियन ये है कि महंगाई की बढ़ाने की वजह से वो थोड़ा कम करेंगे करके बोल रहे हैं। लेकिन कंटेंट अगर अच्छा हो, जैसे पुष्पा 2 बहुत अच्छा होगा, तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। अगर कंटेंट अच्छा है तो ज़रूर लोग देखने जाएंगे। अच्छा सर, अब ये बताइए मुझे कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो डिस्क्रिशनरी आइटम है, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिनका बिना आपका काम चल सकता है, वहाँ पे मांग घटेगी क्योंकि लोगों के पास पैसे कम है और महंगाई है, इस वजह से नहीं करेंगे। FMCG वाली कंपनियों ने सर दाम भी बढ़ाए क्या पिछले 2-4 महीनों में खूब? एक्चुअली क्या है, दाम बढ़ने शुरू हुआ 2021 में शुरू हुआ। हाँ। और ज्यादा 22 में हुआ था। अभी एक्चुअली जो प्राइस इंक्रीज जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। इनफैक्ट कुछ कैटेगरीज में प्राइस कम भी हुआ है थोड़ा। लेकिन अगर आप उसको 2019 से कंपेयर करें या अर्ली 2020 से कंपेयर करें तो वो बहुत बड़ा ही है। पर कुछ कैटेगरीज ऐसा है जिसका दाम कम भी हुआ। लेकिन FMCG कंपनीज का सोच ऐसा है कि इसको कैसे कम करें। मतलब क्या एक पैकेट में वॉल्यूम बढ़ा दे। मतलब आप मान लीजिए 5 रुपए का पैकेट है, 10 रुपए का पैकेट है, जिसमें 7 ग्राम 7.5 ग्राम का कुछ वस्तु था, क्या उसको 8 ग्राम बना जाए, 8.5 ग्राम बनाया जाए, ऐसा सोच चल रहा है। या प्राइस ही कम कम कर किया जाए, ऐसा ऐसा दोनों का सोच चल रहा है। लेकिन ऐसा है, अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो प्राइस हायर तो है ही, लेकिन जितना इन्फ्लेशन, जितना महंगाई बढ़ी थी 2022 के फर्स्ट हाफ में, उतना अभी नहीं है। अच्छा, अभी खबरें ये भी आ रही कि HUL ने कुछ चीज़ों के दाम घटा है, तो उसमें हो सकता है कुछ ग्रामेज की ट्विकिंग भी कर दी हो, जिससे हमें समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में घटा नहीं, वो उतना ही है, लेकिन वो FMCG की ट्रिक हो सकती है। रामकृष्णन सर, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बातचीत की थी, एक और आपकी रिपोर्ट थी, तो एक ब्रॉडर पिक्चर में ये हम लोगों को दिखा था कि रूरल इकोनॉमी या FMCG कैटेगरी जहाँ पे बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें ग्रोथ तो है। क्या वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है या इन चीज़ों की वजह से उस पर असर पड़ रहा है? अब रूरल के जब आप एनालाइज करेंगे, आप कुछ बेसिक चीजें होते हैं जिसकी वजह से रूरल में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। पहली बात तो मानसून है, दूसरी बात हार्वेस्ट या फसल, तीसरी बात सपोर्ट प्राइसिंग, जो ग्रेन्स का प्राइसिंग जो गवर्नमेंट देती है, वो तीसरी बात है। एक्चुअली फंडामेंटल्स देखा जाए तो सब लास्ट ईयर भी अच्छा था, इस साल भी अच्छा है। लेकिन फर्क क्या हुआ था लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ में गेहूं का फसल भी अच्छा था और एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा था। सेकेंड हाफ में वो थोड़ा कम हुआ, इसके वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट या महंगाई का असर ज्यादा पड़ा रूरल एरियाज में। वो असर का इम्पैक्ट एक्चुअली अभी फर्स्ट क्वार्टर 2023 के जनवरी, फरवरी, मार्च में पड़ रही है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 23 में रूरल में स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में उसका वो बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा और ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है अभी भी स्ट्रांग है। इलेक्शन ईयर में कुछ खर्चे ज़्यादा होते हैं सरकार की तरफ से और बहुत सारे पैसे सिस्टम में आते हैं, तो क्या उसकी वजह से रूरल स्पेंडिंग बढ़ सकती है? रूरल स्पेंडिंग बढ़ सकती है, लेकिन कहां पे वो स्पेंडिंग होती है ये हमें सोचना चाहिए। FMCG में उतना ज्यादा नहीं होता है। जो भी स्पेंडिंग अगर सरकार की वजह से, कोई भी और वजह से अगर ग्राहक के पास पैसा ज्यादा है, तो वो बहुत सारे एरियाज में स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि गोल्ड ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स ले सकते हैं, 2 व्हीलर ले सकते हैं। FMCG, जहां पे आप जब FMCG को देखेंगे तो उसमें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब पैसा आएगा, तो भी उसका प्योरली
तब फर्क पड़ेगा जब मैन्युफैक्चरर्स या ब्रांड ओनर्स जो है उनका एफर्ट ज्यादा है, मतलब उसका रीच बड़ा है। दूसरी बात, छोटे पैक बहुत लॉन्च करेंगे या रूरल एरिया में फोकस करके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सब चीज से वो बढ़ सकता है। यही मेरा व्यू है। ओके सर, इस बार अभी जो है बहुत ही बारिश हुई है बेमौसम, उसका टाइम नहीं था। वो प्री मानसून की जो फुहारें पड़ती थी वो इस बार एक्चुअली ओले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत सारी फसल को अनुमान आ रहे हैं कि नुकसान है। कहा जा रहा है कि 10% वीट प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा या उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, मॉइस्चर आ जाएगा उसमें। दूसरा भी पता नहीं कि एल नीनो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना इम्पैक्टफुल होगा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये 2023 के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस में से ये दो भी हैं, और इसके अलावा कोई आपको थ्रेट लग रहा हो? चैलेंजेस तो है ही, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। अगर एल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा पड़े तो डेफिनेटली वो रिस्क तो है ही। लेकिन एक बात मान के जाना चाहिए हमें कि ये वीट जो है, वीट का परचेज जो है, बिकॉज ये वो फ्री मिल रहा है, इस वजह से उसका फर्क एफएमसीजी बास्केट में ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन फार्मर्स जिनको प्राइस रियलाइजेशन या फसल अगर कम पड़े उससे फर्क पड़ सकता है, वो तो एल नीनो या कोई भी नेचर का जो है उसका रिस्क तो ऑलवेज एग्रीकल्चर में है, वो कोई नई चीज है नहीं। इससे छोड़ के आप रूरल इकोनॉमी को देखा जाए तो गवर्नमेंट के वजह से या मैन्युफैक्चरर्स के वजह से हमेशा रूरल एरियाज पे ट्रस्ट ज्यादा ही है। मतलब जवाहर योजना हो, जो कोई भी है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म इकोनॉमी जनरेशन, उसका 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 तो फोकस है ही। और हमेशा आप एफएमसीजी में तो देखे हुए होंगे कि यूनिलीवर या कोई और कंपनी, गोदरेज, मैरिको, मॉन्डेलेस, सब लोग का फोकस रूरल पे रहता ही है। वो कोविड के टाइम पे थोड़ा स्लो हुआ था क्योंकि अर्बन में ही सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी रेन्यूड फोकस जो कहते हैं वो रूरल एरियाज में अभी हो रही है। तो इस वजह से रिस्क तो है ही, लेकिन उसको रिस्क को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स टुगेदर करना पड़ेगा उसको। ओके, तो मोटे तौर पे ये समझना चाहिए इस रिपोर्ट से कि जो डिस्क्रिशनरी आइटम है वो अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आगे उसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब पैसे कम हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इसलिए लोग खर्चा कम कर सकते हैं और रूरल इलाकों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब सर इसमें थोड़ा एनेक्डोटल है। अभी हाल ही में मनरेगा के वेजेस थोड़े से बढ़ाए सरकार ने, वो अनइवन होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ाए उन्होंने 5-10% तक इंक्रीज़ की है। एक ये किया है, और दूसरा उन्होंने कुछ समय पहले एमएसपी बढ़ाई थी सारी। क्या ये एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव या एक्चुअल में पॉजिटिव प्ले कर सकता है रूरल इकॉनमी को? चूँकि अगर वो मनरेगा थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो साबुन, सर्फ और एसी में खर्च करेंगे, चूँकि बहुत रकम छोटी होती है, तो इससे कुछ मदद मिलेगी? है नहीं सर, इसके ऊपर, इसके पीछे डेटा भी है। आप पिछले 10 साल से देखा जाए तो मनरेगा जब भी बढ़ा है, मतलब एक छोटा सा असर भी जब उसमें आता है तो एफएमसीजी में दिखता है फर्क। वैसे ही सपोर्ट प्राइस जब भी थोड़ा भी फर्क होता है उसके वजह से एफएमसीजी में फर्क दिखता है, इसलिए कि एक साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है जिसके वजह से कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये एनेक्डोटल है नहीं, ये डेटा की थ्रू भी हम क्लियरली बता सकते हैं कि अगर ये दोनों चीज, अगर एमएसपी एज वेल एज मनरेगा का इवन स्लाइट डिफरेंस हुआ तो उसका असर हमको कंजम्पशन में दिखाई देगा। ओके, अच्छा सर, कोई जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन भी आपको देखने को मिला कि किसी खास इलाके में ज़्यादा असर पड़ रहा है या किसी खास इलाके में कम असर पड़ रहा है, ऐसा भी कुछ आया रिसर्च में? डेफिनेटली सर, डिफरेंसेस। आप ये मनरेगा की बात कर रहे हैं ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। जी रामकृष्ण सर, मैं उसी की बात कर रहा था, जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन की, कहाँ पे ज़्यादा असर पड़ रहा है खर्चों में? तो खर्चों में ज्यादा असर पड़ रहा है, मतलब जैसे मैं बता रहा था, रूरल में अभी अभी दिखना चालू हुआ है। अर्बन में अर्ली 2022 में भी हुआ था, वो अभी एक्चुअली थोड़ा ग्राहक जो है उसका थोड़ा उनका आदत पड़ गया है इन्फ्लेशन का, तो एडजस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन रूरल में अभी दिख रहा है। इसी रूरल में अगर ज्योग्राफिकली आप देखा जाए तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो असर इसका ज्यादा है, और असर बाकी इलाके में थोड़ा कम दिख रहा है। ओके, रामकृष्ण सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पे। ब्रेक से लौट के दो और इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे मन में जो मैं आपसे समझूंगा। एक ये कि क्या कंज्यूमर बिहेवियर में किसी प्रकार का कोई शिफ्ट आप देख रहे हैं
कोविड के बाद से बहुत सारी हैबिट्स लोगों की बदली हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बदले हैं, वो कोई नोटिसेबल चेंज है क्या? दूसरा सवाल कि एफएमसीजी कंपनीज ने भी अपनी स्ट्रेटजी बहुत बदली है पिछले 1-2 सालों में कि कैसे मार्केट को अप्रोच किया जाए। वो इनोवेशन के जरिए हो सकता है, नई पैकेजिंग के जरिए हो सकता है, ग्रामेज बढ़ाने घटाने के जरिए हो सकता है, या नए इंट्रोडक्शन के जरिए हो सकता है। ये मैं आपसे समझूंगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, तुरंत वापस आता है। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज हम बातचीत करें कैंटॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रामकृष्णन जी से, जो हमें बता रहे हैं कि एफएमसीजी सेगमेंट के लिए आगे थोड़ी कंसर्न हो सकते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में, और अगर और ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट रहा तो ये शायद बढ़ भी सकता है। रामकृष्णन सर, हमने आपसे ब्रेक से पहले बहुत सारी बातचीत की, हमें 2 सवाल समझने हैं। एक तो जैसे हम लोगों ने देखा कि कोविड और उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों की थिंकिंग बदली, बड़े बड़े घर, लग्जरी घर, ये सब, लोगों ने सोचा कि यार ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो पैसे उधर खर्च करूँ। लेकिन ये एफएमसीजी में ट्रांसलेट नहीं हो रही। लोग जिम जाना कम कर रहे हैं, पर्सनल ग्रूमिंग में कम कर रहे हैं। तो क्या कोई नोटिसेबल बिहेवियरल चेंज आपको देखने को मिला इस सेगमेंट में कि लोगों के सोचने का तरीका, खर्च करने का तरीका बदला है कुछ? हाँ नीरज जी, एफएमसीजी में भी है, लेकिन एफएमसीजी में ऐसा है, हैबिट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। हैबिट्स जल्दी बदलते नहीं है। जो भी हैबिट एकदम जल्दी से होता है वो उतने ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। एग्जाम्पल, हैंड सैनिटाइजर। कोविड के टाइम पे आप देखें तो हर एक ग्राहक सैनिटाइजर लिया था और बहुत कुछ लिया था, बहुत यूज भी किया। लेकिन जैसे ही वो कोविड का डर निकलते जाए तो इसका यूसेज भी कम हुआ था। तो कोई भी हैबिट ऐसा नहीं होता जो एकदम बढ़ जाता है और वहीं रह जाता है, ऐसा नहीं होता है, नीचे हो जाता है। वैसे ही उसी के कंपैरिजन में आप स्नैकिंग को देखिए। स्नैकिंग हम हमेशा करते रहे, स्नैकिंग मतलब कोविड से पहले भी करते रहे, लेकिन कोविड के समय में स्नैकिंग का ग्रोथ हुआ, लेकिन इतना ग्रोथ नहीं जितना सैनिटाइजर्स में हैंड वॉश में हुआ था। वो ग्रोथ जो तो मॉडरेट ग्रोथ था, वो ग्रोथ मेंटेन हुआ। तो वो एक हैबिट है जो हमने कोविड के टाइम पे हमारा हैबिट हो गया था और अभी भी हो रहा है। तीसरा एक और मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रिप्स टू द शॉप। मतलब एफएमसीजी खरीदने के लिए जितने बार हम शॉप्स या मार्केट जाते हैं, मान लीजिए पहले हम महीने में 5 बार जाते थे, कोविड के बाद और महंगाई बढ़ने के बाद हम 7 बार जा रहे हैं। दो चीज इसमें याद रखना पड़ता है। एक बार ये है, हर बार जब हम जाते हैं, जब जो भी हम लाते हैं वो कम लाते हैं, पहले जितने लाते थे उससे कम है। दूसरी बार ये है, हर बारी खर्चा एक ही होता है और कम होता है। जितना एक ट्रिप में होता था उतने से कम हर एक ट्रिप में होता है, लेकिन ट्रिप्स ज्यादा होता है। इस तरीके से ग्राहक जो है अपना टोटल पैसा को मैनेज करते हैं महंगाई के समय। ये भी एक हैबिचुअल चेंज हुआ है, नंबर ऑफ ट्रिप्स इंक्रीज हुआ है। तो जैसे आप बता रहे थे, मूवीज देखना कम हुआ, जिम जाना बढ़ गया या कम हुआ, घटा, कोई भी है, लेकिन एफएमसीजी में भी ऐसे चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग। तो सर, इस चेंज को एड्रेस करने के लिए एफएमसीजी कंपनीज वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ मेंटेन रहे। जैसे वॉल्यूम ग्रोथ तो हो सकता है लोग ग्रामेज कम ज़्यादा करके मैनेज कर लेते हो, उतना ही बेचा लेकिन 10 बार में बेचा। वैल्यू कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? दो चीजें। एक, जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट हुआ लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में। इसके वजह से, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कुछ कंपनीज कुछ कैटेगरीज में प्राइसेस को कम भी कर रहे हैं, वो एक बात है। दूसरी बात है, ग्रामेज को इंक्रीज, लाइक फिक्स्ड वैल्यू पैक है, जैसे 5 रुपए का पैक है, 10 रुपए का पैक है, 15 रुपए का पैक है, तो उसमें जो है ग्रामेज उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करके ऐसे हो सकता है। अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कूल डाउन होने की वजह से वो ग्रामेज अभी बढ़ रहा है। तो सेकंड थिंग। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, एफएमसीजी में जो कंपनीज है, ब्रांड्स है, सबका फोकस स्मॉल पैक्स में अभी ज्यादा हो रहा है। मतलब जब महंगाई ज्यादा है, कंज्यूमर्स बहुत सारे टाइम मार्केट्स जाते हैं तो हर एक बार कम लाते हैं, तो इसीलिए स्मॉल पैक्स के ऊपर फोकस कुछ बढ़ रहा है कंपनीज में। ऐसे वो कंज्यूमर ट्रेंड जो भी चेंज हो रहा है उसको टैकल करने के लिए कंपनीज भी अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसे ही बदलते जा रहे हैं। ओके, रामकृष्ण सर, आई एम श्योर कि आप लोगों का इंटरेक्शन जरूर होता होगा एफएमसीजी कंपनी से। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो जरूर आपको फ़ोन करते होंगे, तो उनकी बातचीत में कंसर्न दिखता है या उनको लगता है कि नहीं, ये तो अप्स एंड डाउन्स एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ इन एनी बिजनेस? तो कैसे वो लोग के बात से क्या समझ में आता है?
तो कंसर्न तो नहीं दिख रहा है उनको लास्ट ईयर अगर आप मई और जून 2022 में जब हम बात कर रहे थे तो बहुत कुछ कंसर्न था, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो रहा है, इनपुट कॉस्ट ज्यादा बढ़ रहा है करके। अभी उतना उतना नहीं दिख रहा है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस के साथ साथ ये भी है कि क्या ग्रोथ रूरल में आएगा, अर्बन में आएगा, कैसे आएगा, ऐसे करके थोड़ा डाउट्स तो मन में है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो है ही, मार्केट बढ़ेगा करके कॉन्फिडेंस है ही। मार्केट बढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस है। और कुछ सेक्टर्स में लोग खर्च भी कर रहे हैं जो बहुत एसेंशियल इस एजुकेशन में काम नहीं कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रिशनरी जहाँ पे, जैसे अभी रामकृष्ण सर ने कहा कि जो नहीं खर्च करने पे काम चल जाए, नहीं खाएंगे बर्गर एक दिन तो क्या है, काम चल जाएगा, उसमें खर्चे कम होंगे, हो सकते हैं। या ईटिंग आउट के लिए, फाइन डाइनिंग के लिए बाहर नहीं जाएंगे, या मूवी कम देखेंगे, घर पे देख लेंगे, स्नैक भी घर पे ही बना सकते हैं आजकल तो। और जो जिम जाना बंद करना, ये मुझे थोड़ा कंसर्न लग रहा है। भाई जिम जरूर जाइए आप, भले ही आप अपने लिए फेयर एंड वाइट क्रीम मत खरीदिए, लेकिन जिम जाइए, क्योंकि हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। रामकृष्ण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इससे पूरे देश की इकोनॉमी के ट्रेंड को समझने में हमें मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम इंतजार करेंगे अगली रिपोर्ट का और फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीरज जी, इन्वाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।